हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस। लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट। ये सभी परमानेंट इफेक्ट के प्रकार है ना। तो अब किसी कंपाउंड या मोलिक्यूल की एक से ज्यादा संरचनाएं पॉसिबल होती है और हर एक पॉसिबल उस कंपाउंड की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज अवश्य रखती है। लेकिन कंप्लीटली प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें तो कोई भी एक संरचना या कोई भी एक स्ट्रक्चर उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी को समझाने में, एक्सप्लेन करने में सफल नहीं होती है। तो इस टाइप से उसकी जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और इस प्रभाव को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। इसे अब हम एक वेल नोन एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का। दैट इज बेंजीन, है ना। इसको हम बोलते हैं बेंजीन। ये सब जानते हैं ये बेंजीन है ना। इसकी कई प्रकार की अनुनादी संरचनाएं पॉसिबल होती है। ये तीन संरचनाएं क्या होती है? केकुले संरचनाएं, ये केकुले स्ट्रक्चर होती है, और ये दो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? हमारा डीवॉर स्ट्रक्चर। ठीक है, टू टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ करी है, और ये सभी बेंजीन की क्या कहलाती है? अनुनादी संरचनाएं कहलाती है। और हर एक स्ट्रक्चर जो होती है वो बेंजीन की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज अवश्य रखती है। मतलब अगर इसकी रिएक्शंस देखे तो इसकी रिएक्शंस अलग होगी, इसकी रिएक्शन देखे तो इसकी रिएक्शन अलग होगी। मतलब अगर हर एक स्ट्रक्चर की रिएक्शंस देखी जाए तो उसकी रिएक्शंस अलग अलग होती है। ठीक है ना। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये बेंजीन नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये वाली केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है या ये वाली रिएक्शन ये शो नहीं कर रहा है। नहीं, ये सभी बेंजीन की ही स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो बेंजीन है कई टाइप की स्ट्रक्चर रख रहा है। इन सभी को हम क्या बोलेंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और अगर हम सिर्फ बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन के अंदर क्या होता है? 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड। तो हमें पता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करें तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रम। लेकिन बेंजीन के अंदर क्या होता है? जब इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ देखा गया कि बेंजीन के अंदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है? बेंजीन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ पाई जाती है अप्रोक्सीमेटली 1.39 एंगस्ट्रम, जो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच की है। ना तो ये कंप्लीटली कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से रिलेट करती है और ना ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से रिलेट करती है। तो इसकी अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें बेंजीन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच की, तो वो होती है हमारी 1.39 एंगस्ट्रम। तो जो ये शो करती है कि जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये सिर्फ इन ही पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है, ये कंप्लीटली बेंजीन में जो जितने भी कार्बन परमाणु है उन सभी पे रोटेट होती है ना। इसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 1.39 एंगस्ट्रम। और इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये बात तो ये हमारे सिंपल एग्जांपल लेते हैं CO2 का। CO2 की नॉर्मली स्ट्रक्चर क्या होती है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये हमारा नॉर्मल CO2 होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये जो लोन पेयर है ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये वाले इधर जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा? ये इधर डोनेट कर रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज, है ना। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि ये वाला अगर ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन ना लेके अगर ये वाला ऑक्सीजन लेता है तो क्या होगा? इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है? इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और हम अनुनाद को, हम रेजोनेंस को किसके द्वारा शो करते हैं? डबल हेडेड एरो के द्वारा। कि इनके दो स्ट्रक्चर्स के बीच में अगर हमें रेजोनेंस शो करना है तो हम किससे शो करेंगे? ये डबल हेडेड एरो के द्वारा। ये डबल हेडेड एरो जब दो स्पीशीज के बीच में अगर रेजोनेंस होता है तो हम ये वाला एरो लगाया जाता है, डबल हेडेड एरो। ये अनुनाद का संकेत होता है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल हमने लिया CO2। अब हम बात करेंगे कि रेजोनेंस होने के लिए क्या क्या सिचुएशन होनी। अब हम बात करेंगे कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कि रेजोनेंस होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर कौन सी कंडीशन होनी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है और पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होना जरूरी है। सेकेंड कंडीशन क्या होगी? पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन, जब दो एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो दोनों ही एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होना
जरूरी है। थर्ड कंडीशन होगी कि एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज और एक एटम के ऊपर एक के पास पाई इलेक्ट्रॉन, और दोनों ही सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए। इसी प्रकार से नेगेटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन ये भी दोनों एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होना चाहिए। अब हम इनके एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमें एक एक करके ये आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं एसिटिक अम्ल का, जिसके अंदर पी इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल है इस फर्स्ट का, जिसके अंदर हमने एक एसिटिक एसिड लिया है। एसिटिक एसिड के हमने दो स्ट्रक्चर्स बनाई है। अब हम इसके अंदर एरो देखेंगे कि इसमें रेजोनेंस किस टाइप से होता है। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे, इसके ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, है ना। तो क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। ये जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के अंदर पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये और ये दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस शो करेगा। और ये रेजोनेंस कैसे शो करेगा, अब हम इसको एरो के द्वारा बताते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले जो पाई बोन्स वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ लिए, और ये जो पी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने के बाद में इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, इसमें तो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स लिया, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा, ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ ले लिए, यहाँ है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इस पे डबल बॉन्ड आने के साथ ही इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गई, ये रेजोनेंस शो किया, और रेजोनेंस शो करने के कारण इन दोनों के बीच में रेजोनेंस हो रहा है। इस वजह से हमने इसको रेजोनेंस एरो के द्वारा प्रदर्शित किया है, डबल हेडेड एरो के द्वारा, जो ये शो कर रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रेजोनेंस, ठीक है। तो अगर हम वापस से इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या होगा, वापस से पहले वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी। कैसे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स वापस इधर जाएंगे, ये वाले वापस इधर जाएंगे, तो क्या हो गया, वापस से पहले वाली सिचुएशन आ गई। और रेजोनेंस ये कहलाता है कि विभिन्न कैनोनिकल स्ट्रक्चर से गुजरते हुए अगर कोई आयन या मॉलिक्यूल वापस से अपने पहले वाली सिचुएशन के अंदर आ जाता है तो वो क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है, ठीक है। तो हमारा ये पहला एग्जांपल कंप्लीट हुआ कि अगर पी इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट हो, जिसके अंदर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये पी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं, जो कि रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है। अब इसी टाइप से हम दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन दोनों ही एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होना जरूरी है। ये क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन होना जरूरी है। तो हमने एग्जांपल लिया है बेंजल्डिहाइड, दैट इज बेंजीन रिंग, उसके साथ में CHO ग्रुप अटैच है, तो दैट इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के अंदर हम देखते हैं कि ये वाला ऑक्सीजन है जिसके साथ डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। ये क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और इस बेंजीन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड्स है ये भी क्या है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इन और ये दोनों एक दूसरे से इस सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या है, सेपरेट है। तो इसके अंदर क्या होगा, रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। अब रेजोनेंस कैसे होगा, देखिए इधर कि ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से इस पे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये जो रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन इधर देंगे, क्यों, क्योंकि इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों ही एक दूसरे से अल्टरनेट बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है, मतलब सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चले गए तो इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, और यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये सोच रहे हैं कि इस कार्बन पे भी तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, हाँ बिल्कुल आता है। जैसे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ जाने के बाद में क्या होगा, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। सेम ये भी इसी तरह से यहाँ पे भी यही होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, ये पूरे के पूरे पाई इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं, जो जाने की वजह से ये जो बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट करने वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाते एक साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको देख के लिए क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस वजह से यहाँ पे यहाँ के दोनों के जो चार्ज होते हैं हम शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अब इसी टाइप से आगे क्या होगा, जब ये बॉन्ड्स यहाँ पे आ गए,
जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अभी हमने थर्ड रूल भी पढ़ा था, इसी में ही थर्ड रूल भी अप्लाई हो रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होना जरूरी है। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया था पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होना चाहिए। उसका एग्जांपल हमने इसी के अंदर देख लिया था, बेंजल्डिहाइड के अंदर, जब पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है जिसके द्वारा रेजोनेंस हो रहा है। अब रेजोनेंस होने की थर्ड कंडीशन क्या है, पॉजिटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होना जरूरी है। अब हम यहाँ देख रहे हैं, जब भी पॉजिटिव चार्ज इस पूरी रिंग में रोटेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स है, और ये दोनों एक दूसरे से किससे सेपरेट है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है। तो हमारा ये थर्ड रूल भी अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, कोई अदर एग्जांपल लेने की जरूरत ही नहीं है, इसी में ये रूल अप्लाई हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होने की वजह से ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस को आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ाएगा तो क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ आने की वजह से ये जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे। ये देखिए, ये थर्ड कंडीशन के अंदर यही हो रहा है। हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पहली तो तीसरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब वही वाली थर्ड रूल वापस यही अप्लाई हो रहा है कि पॉजिटिव और डबल बॉन्ड दोनों एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहे हैं, तो इसमें फिर से अनुनाद होगा, रेजोनेंस होगा, और ये बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ, क्योंकि ये बॉन्ड्स के सारे इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी रेजोनेंस का एरो, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड दोनों एक दूसरे के साथ में क्या हो, सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट हो, ये सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेट हो, तो क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। तो यहाँ पे भी फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, ये वाली, कि ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो क्या होगा, वापस से पहले वाला बेंजल्डिहाइड बन गया। लेकिन इसके अंदर अगर हम ये देखें, ये जो हमारी फिफ्थ स्ट्रक्चर बनी है आफ्टर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो हम फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो दोनों में क्या है, बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में, डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है लेकिन इनकी सिचुएशन है, जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। अनुनाद के अंदर, रेजोनेंस के अंदर एटम्स की सिचुएशन चेंज नहीं होती है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है। ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं का ही डीलोकेलाइजेशन होता है, और जो पाई बॉन्ड्स है वो ही ना पोजीशन हमेशा चेंज करेंगे, न कि एटम। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे जो हमने रूल्स लिखे थे कि अनुनाद की या रेजोनेंस की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, तो हमने वो एग्जांपल्स पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जो हमने कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो अनुनादी संरचनाएं हमने पढ़ी है, हम देखेंगे कि उनके अंदर भी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है। डिफरेंट टाइप की, जो एक ही कंपाउंड की डिफरेंट टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनती है, उसके अंदर भी हमें उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर लिखना पड़े, अधिकतर एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि आपको किसी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दी जाएगी, ड्रॉ कर दी जाएगी, और उसमें से पूछा जाएगा कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए। ठीक है, तो हम वो देखते हैं कि हम स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके अंदर जो भी हमारा कंपाउंड हमने ले रखा है, जो भी हमने कंपाउंड दे रखा है, उसके अंदर उसके कंप्लीटली ऑक्टेट कंप्लीट पूरा होना चाहिए। मतलब उसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। चार्ज न होने के बावजूद भी उसके हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कंप्लीट ऑक्टेट, क्या चेक करेंगे हम, सबसे पहले हम ऑक्टेट चेक करेंगे। ठीक है, कि उसका जो उसकी विदाउट आयंस फॉर्म में उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल जो स्ट्रक्चर होगी वो ऑक्टेट वाली होगी, जिसके अंदर हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो। उसके बाद में हम देखेंगे, उसके बाद में हम जाएंगे कि उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, उसके अंदर सबके अंदर अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। किसी के अंदर 1, किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 5, किसी के अंदर 6। तो जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगी। तो बाद में हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड भी अगर सब में सेम आ रहे हैं, ऑक्टेट सब में सेम आ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड सबसे सेम आ रहा है, तो हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि हम देखेंगे कि उसके अंदर जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर हमारा क्या चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके बाद में हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज बियर करने वाला होना चाहिए। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, वो क्या करना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज बियर करने वाला होना चाहिए। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो आवेश आ रहे हैं, जो उनके ऊपर जो चार्ज आ रहा है कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर, जो अगर मान लीजिए कि पास कम एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया या पास एटम के पास में नेगेटिव चार्ज आ गया, अगर सेम चार्ज आता है उनके अंदर, तो सेम चार्ज क्या होना चाहिए, सेम चार्ज ज्यादा से ज्यादा दूरी पर होना चाहिए। अगर वो पास आ जाएंगे तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो सेम चार्ज का सेपरेशन होना ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कि जो सेम चार्ज है, सेम चार्ज अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस होनी जरूरी है। फिर हम क्या देखेंगे कि अगर उसके अंदर मान लीजिए डिफरेंट चार्ज है, यानी एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, तो क्या होना चाहिए, उनको पास होना चाहिए, है ना, उसको नजदीक होना चाहिए। तो क्या होगा, सेम चार्ज क्या होना चाहिए, डिफरेंट चार्ज क्या होना चाहिए, डिफरेंट चार्ज क्या होना चाहिए, एक दूसरे से मिनिमम दूरी पर होना चाहिए। जो डिफरेंट चार्ज होगा वो मिनिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब हमने पढ़ा कि अगर जो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, जो पहले तो हम देखेंगे कि ऑक्टेट मॉलिक्यूल या आयन की जो न्यूट्रल स्टेट है, अगर किसी मॉलिक्यूल की न्यूट्रल स्टेट दे रखी है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, सबसे पहले तो ये। उसके बाद में हम उसके अंदर देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। फिर बाद में बात आएगी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन वो सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो स्टेबल होगा। और फिर सेम चार्ज जो होगा, अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 टाइप्स के चार्ज हो रहे हैं, किसी में एक ही टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जो सेम टाइप के चार्ज है वो दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना जरूरी है, और डिफरेंट चार्ज है वो मिनिमम डिस्टेंस पे होना जरूरी है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर हमने विभिन्न टाइप की इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करी है। अब हमें इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में से स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस स्पीशीज के अंदर, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई न्यूट्रल स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो हम देखेंगे सबसे पहले न्यूट्रल स्ट्रक्चर किसकी है, इसके अंदर ये हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, और बाकी जो क्या है, चार्ज स्ट्रक्चर है, जिनके ऊपर आवेश है, मतलब ये आयनिक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट के अंदर, सबके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल डबल बॉन्ड है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी कंप्लीट भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, फर्स्ट। तो फर्स्ट तो हमारी क्या हो गई, सबसे स्टेबल। अब हमें सेकंड और थर्ड में से स्टेबल देखना है कि इन दोनों में से स्टेबल कौन है। तो अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो इसके अंदर हम देख रहे हैं चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो हम इसके बाद में हमने देखा था, जो रूल हमने लिखे थे उसके अंदर में लिखे थे कि हम कोवेलेंट बॉन्ड्स देखेंगे कि किसके अंदर मैक्सिमम नंबर में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर हम इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कितने, 1 2 3 4 5, इसमें भी देखें तो 1 2 3 4 एंड 5 दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या समान है। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे कि हम देखेंगे कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर हम सेकंड कंडीशन के अंदर हम जाते हैं तो हम देखते हैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इधर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन और कार्बन में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, और कार्बन पे क्या चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव।
तो ये सिचुएशन कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जबकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गई, अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये रूल फॉलो कर रहा है और ये इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो इन दोनों में हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड सबसे ज्यादा, फिर लास्ट में आएगा थर्ड। तो ये क्या हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसी टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमारा रेजोनेंस या जो भी हम जीओसी के अंदर जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में, ये सभी जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो, 11th का हो, चाहे आरपीएससी का एग्जाम्स हो, कोई से भी एग्जाम्स हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उनमें ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल्स कर लिया है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेजोनेंस। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस टू टाइप्स के होते हैं, प्लस आर और माइनस आर। जिस टाइप से हमने इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया था, प्लस आई और माइनस आई, उसी टाइप से प्लस आर और माइनस आई। अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और अगर वो ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है ना, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसी चार्ज की वजह से इसे हम क्या बोल देंगे, प्लस आर। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी वजह से उसको हम बोल देंगे माइनस आर इफेक्ट। तो हम इसके दोनों के हम एग्जांपल्स लेंगे प्लस आर इफेक्ट की। प्लस आर इफेक्ट दर्शाने वाले ग्रुप कौन से होते हैं, वो ग्रुप होते हैं जिनके पास या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या फिर जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी पाई जाती है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना उनमें ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि NH2 ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को, जिसकी वजह से जो बेंजीन रिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है वो पूरी की पूरी बेंजीन रिंग पे रोटेट करेगी बिकॉज ऑफ माइनस नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड इन अल्टरनेशन बॉन्ड के अंदर। अल्टरनेशन बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं। तो अभी हमने रूल्स पढ़ा था कि रेजोनेंस के लिए हमें क्या कंडीशन होनी जरूरी है, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होने चाहिए, या फिर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ में नेगेटिव चार्ज से सेपरेट होने चाहिए। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन या डबल बॉन्ड दोनों एक दूसरे के साथ में सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये सब रेजोनेंस शो कर रहे हैं। और ये जो NH2 ग्रुप है ये क्या शो करता है, ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम नाइट्रोबेंजीन के अंदर देखें तो हमने नाइट्रोबेंजीन के अंदर बेंजीन रिंग के साथ में नाइट्रो ग्रुप जोड़ा है, दैट इज NO2। ठीक है, NO2 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है लेकिन हमने इसको चार्ज फॉर्म में लिख दिया है प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में क्या होता है, ये NO2, ये होता है NO2, है ना। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ लेके नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने सिंपल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इसको शो कर दिया। तो NO2 क्या दर्शा रहा है, माइनस आर। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने की वजह से इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। देखें आगे, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट किए, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग के, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए, NO2 के पास गए और इस बेंजीन रिंग पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या हो गई, कमी। किसी माइनस आर ग्रुप के जुड़ने की वजह से बेंजीन रिंग पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और उस पर पॉजिटिव चार्ज आया और ये पॉजिटिव चार्ज पूरी की पूरी बेंजीन रिंग पे डिलोकलाइज्ड होगा। जैसे कि नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड हुआ था, सेम एज इट इज पॉजिटिव चार्ज भी पूरी बेंजीन रिंग पे डिलोकलाइज्ड होकर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाएगा और एंड में वापस से पहले वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा माइनस आर। माइनस आर कब होता है, जब किसी मॉलिक्यूल के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो माइनस आर इफेक्ट शो करता है। और प्लस आर कब होता है, जब किसी मॉलिक्यूल के साथ में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता हो या फिर उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट। अब हम ग्रुप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप है जो प्लस आर इफेक्ट डालते हैं और कौन कौन से ग्रुप है जो माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट डालने वाले ग्रुप्स के बारे में देखते हैं। तो हमने प्लस आर इफेक्ट डालने वाले ग्रुप्स लिखे हैं जिनके ऊपर की लोन पेयर प्रेजेंट होता है या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम देख लेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
इन सब पे क्या होता है, लोन पेयर या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। OH ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो वो डोनेट करेंगे ऑक्सीजन। खाली ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर, जैसे फिनोक्साइड आयन, उसके अंदर ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या शो करेगा, +R इफेक्ट शो करेगा। इसी प्रकार से कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि हमने देखा था +I इफेक्ट शो करता है, ये OCOR, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की वजह से ये +R इफेक्ट शो करेगा। हालांकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करके ये अपने जो लोन पेयर के अंदर जो इसके इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, डोनेट करेगा और +R इफेक्ट शो करेगा। NH2 के पास और नाइट्रोजन के पास तो वैसे भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है और ये बेस होता है, तो बेस होने की वजह से वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो ये क्या करेगा, +R इफेक्ट शो करेगा। NHR है, NR2 है, ठीक है, NHCOR है, ठीक है, ये सब क्या करेंगे, +R इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स है। अब -R इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स कौन कौन से, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि कल हमने -I इफेक्ट के अंदर देखा था, साइनाइड है, NO2 है, ये सब क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं ये, जैसे कि NO2, CHO, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड ग्रुप। अभी हमने बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल लिया था, NO2 का एग्जांपल लिया था, CO कीटोन, साइनाइड, SO3H, सल्फोनिक एसिड, ये सब क्या है, -R ग्रुप, -R इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स है। ठीक है, तो हमारा रेजोनेंस कंप्लीटली बेसिक उसका कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो आप सॉल्व करना और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, मैंने 2 स्ट्रक्चर्स लिखी है, इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल है और क्यों। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।